सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के जो हमने रासायनिक संगठन छोड़े थे उसको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में केमिस्ट्री के। पार्ट 1 में हमने भौतिक गुणों को जाना था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम यहाँ पर जानेंगे रासायनिक संगठन, जो कि लूसेंट की अगर बुक आप लेके बैठेंगे वीडियो देखने तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वीडियोस को देखिए। अब बात करते हैं हम रासायनिक संगठन की। तो रासायनिक संगठन जो है 3 भागों में होता है। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और फिर होता है मिश्रण। क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। बुक में आपको एज इट इज ये पूरा छपा मिल जाएगा, तो पूरा पढ़ने से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने से मतलब है। अब तत्व क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? तो तत्व एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो मतलब या तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको 2 भागों में अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। मतलब 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। चाहे आप भौतिक तरीका अपना लो, उसको गर्म कर लो, पिघला लो, ये कर लो, या रासायनिक विधि अपना लो, किसी भी विधि से ना तो 2 या 2 से अधिक सर्वथा विभिन्न गुणों में आप विभाजित कर सकते हो। तो तत्व मतलब तत्व, ऑक्सीजन है तो उसको कितना भी तोड़ लो वो ऑक्सीजन ही रहेगा आपका, ये चीज होता है तत्व। तो देखिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर। तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक गुणों के द्वारा या विधि के द्वारा ना तो 2 यानी कि ना ही 2 या 2 से अधिक सर्वथा विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और ना ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। ये चीज कहलाती है तत्व। यानी कि तत्व का मतलब हो गया कि भैया एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बना है उसको आप क्या बोलोगे? तत्व बोलोगे। क्या बोलोगे? तत्व बोलोगे। अब यहां से जो है एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। ये एक इंपॉर्टेंट, इस लाइन को थोड़ा सा आप मार्क कर लो, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग एक डेफिनेशन मिलती है आपको, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज होगी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार पदार्थ जो है, ठीक है, उसके परमाणु जो होंगे, परमाणु का नाभिक में जो आवेश होगा वो हमेशा समान होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सब चीजें जो है एक तत्व के उदाहरण है, ठीक है। अब तत्व में भी जो है मेनली 2 टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? मेनली अगर हम तत्व की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो 2 टाइप में आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको धातु और दूसरा मिलेगा अधातु। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, एक टाइप है आपका धातु और दूसरा टाइप है अधातु। तो धातु क्या होता है? धातु तत्व क्या होता है? देखिए भाई, ऊष्मा का सुचालक होगा वो, ठीक है, वो विद्युत का भी सुचालक होगा, ठीक है, और उसमें कई गुण पाए जाएंगे, वो कठोर होगा। तो ये सब चीजें होती हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद उसको आप लंबा कर सकते हो, तान सकते हो, है ना, ये सब चीजें होता है, पिघला सकते हो उसको, ये सब चीजें। तो उदाहरण क्या है धातु के? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सभी धातु हैं। अधातु की बात करें तो भैया अधातु जो है धातु का विपरीत होता है। कुछ अपवाद होते हैं लेकिन अधिकतर विपरीत होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होंगे, विद्युत के सुचालक नहीं होंगे, भंगुर होंगे, उतने कठोर नहीं होंगे, थोड़े से आप उसको मारोगे तो टूट जाएंगे। तो ये सब चीजें धातु के अंतर्गत आते हैं। बस एक पॉइंट देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे गंधक धातु है आपका, फास्फोरस धातु है, ऑक्सीजन जो है सॉरी अधातु है ये सब, ठीक है, ब्रोमीन इत्यादि धातु है। लेकिन ब्रोमीन के बारे में एक अपवाद तो नहीं है, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है। एक धातु में भी क्वेश्चन आता है, एक अधातु में भी आता है। अधातु में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी एक अधातु है जो सामान्य टेम्परेचर पर आपको लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और एक क्वेश्चन आता है आपका धातु से कि सामान्य अवस्था में वो लिक्विड में। धातु धातु दोनों में है। तो धातु की बात करें तो भैया धातु में है पारा, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ब्रोमीन होता है अधातु में, जो कि आपका द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो पारा तो सभी को याद है, लेकिन ब्रोमीन आपको याद रखना है कि ब्रोमीन जो है आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों को ठोस, द्रव, ये हम पढ़ चुके हैं, और गैस तत्व में विभाजित किया गया है। अधिसंख्य तत्व ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। मतलब जितने भी तत्व हैं
तो मोस्टली सभी आपको ठोस, 95% आपको ठोस ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी 5% में आपको कुछ द्रव मिल जाएंगे, कुछ गैसीय अवस्था में मिल जाएंगे। अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट तालिका दी होगी, आप देख सकते हैं राइट साइड में आपकी बुक में, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। तो इसमें जो है शुरू की 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4। तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, भूपटल में 49.9 यानी कि लगभग 50%। फिर देन आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 26%। फिर आता है एल्यूमिनियम 7.3%, और फिर आता है लोहा 4.1%। और देन उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य। तो आपको शुरू की 4 याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है आजकल यही कि पृथ्वी में लोहा कितना पाया जाता है भूपर्पटी पर। सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 50%। सीधे ओसी एल याद रखो, ओसी अल याद रखो, ओसी अल भी याद रख सकते हो। देखिए मैं फिर से लिख के बता देता हूं, कई सारी ट्रिक बन जाती बनाने को, आप बहुत कुछ बना सकते हो। ओसी या जो क्या था OSAL, ओसल, ओ सल। अब इसमें अ बीच में आएगा तो अ से आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम होगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, स आ रहा है ना अल, तो अल से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, हाँ एल्यूमिनियम। तो ओसाल याद रखो, कुछ भी याद रखो, इस तरीके से आपको याद रखना है, बस मुझे उससे मतलब नहीं है, याद होना चाहिए, रट लो। जो सीधे मैं बताता हूँ भैया, एग्जाम निकालने का एक ही वो है, सीधे रट लो। मैथ्स में भी जो नहीं बन रहा, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रट लो। सेम देखिए हमेशा एसएससी वगैरह में सेम रिपीट हो जाते हैं, व्यापक में भी रिपीट हो जाते हैं, तो किस्मत रहित सेम रिपीट होगा, सीधे आप आंसर लगाओगे। मैंने भी एसएससी का पिछले बार एग्जाम दिया था, 3 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज प्रीवियस ईयर आया था, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, सीधे आंसर लगा के आगे बढ़ गया था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम आगे जो है देखते हैं तत्वों के बारे में। तो सोना है, तांबा है, कार्बन है, गंधक है, ठीक, ये सब क्या है, धातु के अंतर्गत आते हैं। कुछ तत्व जो होते हैं और द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे पारा है, ब्रोमीन है। तो पारा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पारा कैसा होता है, पारा होता है यहाँ पर धातु, और ब्रोमीन होती है धातु, लेकिन दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि कुछ तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। वर्तमान में 119 तत्व, कई बुक में 118 मिलेंगे आपको। तो वर्तमान समय में, और लूसेंट अगर आपकी ये वाली अगर पुरानी वाली है, तो इसमें जो है आपको देखने को कितना मिलेगा, आपको देखने को 112 मिलेगा। यहाँ पर 112 ही देखने को मिलेगा बुक्स में, लेकिन 119 है, कई बुक में 118 भी आपको देखने को मिलेगा। तो वर्तमान समय में 118 या 119 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 92, ये भी जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, लगभग 92 भी मिलेगा बुक में, और 98 बड़ी बुक में देखोगे तो 98 मिलेगा। तो 98 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व जो है वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से यहाँ पर संश्लेषित किए गए हैं या फिर खोजे गए हैं। अब सामान्य मानव शरीर में तत्वों की अगर हम औसत मात्रा देख लें, ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक बनती है। ये तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ओसी है ना बनती है इसकी ट्रिक। तो देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बस आपको 4 ही याद रखना है। सबसे ज्यादा था ऑक्सीजन 65%, फिर आता है कार्बन 18%, फिर आता है हाइड्रोजन 10%, फिर आता है नाइट्रोजन 3%। तो इसको याद रखोगे भैया, ओ सी है ना, ओ सी है ना। ओ से हो गया ऑक्सीजन, सी से हो गया कार्बन, ह से हो गया हाइड्रोजन, और ना से हो गया नाइट्रोजन। तो ओसी है ना याद रखना है। बाकी चीजें हैं, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, लोहा है, सभी चीज होती हैं, लेकिन मेनली 4 चीजों के बारे में ही पूछा जाता है। कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑक्सीजन कितना है, दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कार्बन आपको कितना मिलता है। तो इन्हीं चीजों को बस यहाँ पर आपको याद रखना है, ताकि जो है एग्जाम में आप याद कर मतलब आंसर लगा सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको पढ़ेंगे, प्री लेवल का। अब बात करते हैं यौगिक की। तत्व में हमने पढ़ा, मतलब रासायनिक संगठन में हमने तत्व को पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है यौगिक। तो यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। यौगिक मेनली क्या है कि भैया एक निश्चित, देखिए जैसे एग्जांपल से पहले समझते हैं, डेफिनेशन तो है ही बुक में लिखी है। H2O एक यौगिक है, इसमें फिक्स है कि भैया हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 ही मिलेगा, 2:1 में ही मिलेगा आपको हमेशा। चाहे आप कोई भी पानी उठा लो, समुद्र का उठा लो, नाले का उठा लो, नल का उठा लो, टंकी का उठा लो, नदी का उठा लो, H2O मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपको हमेशा मिलने वाला है। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, ये निश्चित वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बनता है।
और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा विभिन्न गुण वाले अवयवों और या अवयव तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर H2O को विभक्त करते हो तो एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। अभी ये उदाहरण के लिए देखिए जल लिया गया, वही जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल या किसी भी विधि के द्वारा आप जो है जल करोगे वो H2O ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने बताया ना, सदैव जो है परमाणुओं का अनुपात कितना होता है भैया, 2:1 होता है। और अगर भार के अनुपात में हम विचार करें तो भार में होता है 1:8। अब 1 अनुपात कैसे 8 हो गया भैया, हाइड्रोजन का अगर हम बात करें तो 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसलिए 1:8 होता है। और जल के भौतिक और रासायनिक गुण, इसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुणों के सर्वथा भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर होता है। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भौतिक गुण अलग है और पानी का भौतिक गुण अलग है। अगर उसको आप गर्म करते हो तो भाप बन जाता है, द्रव में रहता है। अगर ठंडा ज्यादा कर दोगे तो ठोस बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो मेनली हमने यौगिक को पढ़ा, क्या होता है भैया कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो मिलके बना हुआ है निश्चित अनुपात में। निश्चित वर्ड को मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 3rd नंबर के पॉइंट की, जो कि है हमारा मिश्रण। कुछ भी मिला दो, पानी में दूध मिला दो, पानी में शराब मिला दो, दूध में शराब मिला दो, दूध में पानी, शराब, उसके बाद तेल, पेट्रोल, डीजल सब मिला दो, तो ये क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और जिसके यांत्रिक भौतिक विधियों द्वारा उसको पृथक किया जा सकता है। तो मेनली क्या है कि मिक्सचर को आप पृथक कर सकते हो कि दूध में जैसे अब, लेकिन दूध में पानी मिला दिया तो उसको तो हम पृथक कर नहीं पाएंगे। ठीक है, वो भी पृथक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उसकी प्रोसेस अलग होगी, है ना। नॉर्मल चीज ऐसा, जैसे दूध में आपने पानी में आपने रेत डाल दिया, उसको पृथक कर सकते हो, वो भी एक मिश्रण है, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर उदाहरण क्या दिया हुआ है मिक्सचर का कि वायु, जैसे वायु का उदाहरण लिया पहला, तो वायु क्या है कि अनेक जो है गैस धूलकण का मिश्रण है। और वायु के अवयवी गैसों में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प भी होते हैं। समुद्री जल की बात करते हैं, 2nd नंबर पे दिया हुआ है कि समुद्री जल कई लवणों का जल का मिश्रण है, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख लवण है। तो ये यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट लेना है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि समुद्री जो जल होता है उसमें कौन सा लवण जो है प्रमुख मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, तो वो है सोडियम क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा। 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर में क्या है कि पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का होता है, तो पीतल की तो ट्रिक है भैया बहुत अच्छी, पीतल ना पीतज याद रखो, पी तज याद रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त से तांबा और जा से क्या हो जाएगा, जस्ता या जिंक। तो भैया जो पीतल है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तो ये इसको हम क्या मिश्र धातु की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन है तो मिश्रण ना, तो यही चीज है। अब देखिए मिश्रण को भी जो है 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए क्या लिखा है कि मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण एवं संगठन के आधार पर मिश्रण को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मिश्रण जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, तो देखते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं यहाँ पर हमारे पास। तो एक होता है समांग मिश्रण और दूसरा होता है असमांग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब समांगी मिश्रण ऐसा होता है कि उसमें जो संगठन होता है एवं उसके गुण होते हैं वो समान होते हैं, पदार्थों का संगठन और उसका गुण समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी का जल में मिलना, नमक का जल में मिलना, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में मिलना, अमोनिया गैस का हवा में मिलना, ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब समांगी मतलब एक समान मिल जाना। चीनी को आपने जल में घोल दिया, वो मिल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि इसमें चीनी है। वायु है, हवा में आपने ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपको समझ में आता है क्या कि ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, दिखता है क्या आपको, नहीं। तो समांग मतलब एक समान हो जाते हैं, मिलने के बाद वो पानी चीनी एक समान, पानी नमक एक समान, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक समान, सभी एक समान यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आता है असमांग मिश्रण, हीट्रोजीनियस। इसमें सब अलग अलग दिखेगा, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है इसका कि पानी में रेत मिलेगी क्या, नहीं। ठीक है, पानी में आप क्या कर सकते हो, और कुछ मिला दो, पानी में पत्थर मिला दो, लोहा और गंधक का मिश्रण कर दो, ठीक है, या फिर कागज और कपड़े का मिश्रण कर दो, ठीक है। लोहे में कागज मिला दो, लोहे में रेत मिला दो, सोना में लोहा मिला दो। अब पिघला के मिलाओगे तो फिर भी जब उसका कलर में डिफरेंस आ जाएगा, तो ये सब चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। तो इसको हम असमांग, जो एक दूसरे में मिले ना और जो एक दूसरे में मिल जाए, यही एक डिफरेंस है समांग और असमांग में। तो समांग यानी जो एक दूसरे में मिल जाए और समांग जो एक दूसरे में नहीं मिले, साधारण शब्दों में। बाकी टेक्निकल लैंग्वेज बस आपको उदाहरण यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए
एक देखिए, एक क्वेश्चन यहां से उठता है, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलय। तो एक क्वेश्चन उठता है कि गंधक किसमें पूर्ण रूप से विलय हो सकता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब पदार्थ के अव्ययी कण, अणु और परमाणु के बारे में जान लेते हैं। मिश्रण खत्म हो गया हमें। अब पदार्थ के जो है कुछ अणु और परमाणु होते हैं, तो अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ का तत्व या यौगिक है वो, उसका सूक्ष्मतम कण जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। यानी कि अणु एक सबसे छोटा कण होता है किसी भी तत्व या यौगिक का, जो कि किसी भी रासायनिक, जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसमें भाग वो नहीं लेगा, लेकिन जो भी उस पदार्थ का गुण है, उन सभी गुण का वो सभी गुण जो है यहाँ पर रखेगा, सभी गुण उसके अंदर विद्यमान रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अणु। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चीजें पढ़ते हैं। एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार, द्रव्यमान, आकार, गुण आदि से एक दूसरे से सदृश होते हैं। इसके विपरीत किन्हीं दो पदार्थों के अणु एक दूसरे से सर्वदा भिन्न होते हैं। बनी सी बात है भैया, एक ही चीज के पदार्थ होंगे तो दोनों सेम रहेंगे। आप एक पत्थर ले लेते हो, दूसरा सोना ले लेते हो, तो दोनों के अणु में डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया कि H2O के सभी अणु सदृश होते हैं, यानी कि जब वो H2O है तब तो भैया सभी सेम है, लेकिन यहाँ पर जल के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें 18 होता है, और इसके अणुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण भी अलग अलग और यहाँ पर होते हैं। नमक में NaCl है कि सभी गुण समान होंगे, लेकिन नमक के प्रत्येक अणु का सापेक्ष द्रव्यमान 58.5 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है गुण समान है जब वो NaCl है, लेकिन अगर हम सिर्फ जो है प्रत्येक अणु का अगर आप यहाँ पर वो देखोगे, द्रव्यमान देखोगे, तो वो कितना मिलेगा आपको, 58.5 मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ Na को अलग कर लो और Cl को अलग कर लो, तो उनके जो है द्रव्यमान में चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं, ये आपको समझना है कि क्या होता है अणु। ठीक है। अब लेकिन अब देखिए, परंतु जल के अणु तथा नमक के अणु एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते। बनी सी बात है भैया, H2O हो गया और NaCl हो गया, इनके सभी अणु तो समान है, लेकिन H2O का एक ले लो, सब चीज असमान होगा ना। H2O में अलग है, NaCl में अलग है, उसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। तो यही चीज समझने वाली बात है अणु, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बस ये सिंपल सा है, कोई डेफिनेशन आपसे पूछने वाला नहीं है, बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी पदार्थ की या तत्व या किसी यौगिक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अणु। अब अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल। इस बल के कारण पदार्थ के अनगिनत अणु ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं, परंतु पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल देने पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो भैया अंतर आणविक के कारण जो है सभी जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे उसको गैसीय में बदलोगे तो सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अणु भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु एवं यौगिक के अणु। जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसके सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं, तो ये कण तत्व के अणु कहलाते हैं। और जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु H2, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया। जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर जो है स्वतंत्र बनाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यौगिक का अणु। तो देखो वही हमने पढ़ा था ना, तत्व और यौगिक। तत्व यानी जिसको एक ही प्रकार के रहेंगे, यौगिक मतलब दो प्रकार के भी आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे CH4 का दिया गया, मीथेन की बात की जा रही है, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। प्रत्येक अणु कार्बन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलकर बना है, तो ये मीथेन हो गया। कि जो H2 यानी कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं, दो अणु मिलके बन रहे हैं। तो यही चीज हो गया कि अणु भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक भैया यौगिक का अणु हो जाएगा और एक तत्व का यौगिक हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब परमाणु आता है, एटम आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। तो परमाणु की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहलाता है। देखिए परमाणु में बस एक वही हो गया बात कि ये भी सूक्ष्म है, लेकिन ये डिफरेंस ये है कि ये भैया रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र नहीं रहता। अणु स्वतंत्र रहता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। ये स्वतंत्र नहीं रहता है और परमाणु मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें भाग लेता है, और सभी गुण पदार्थ के इसमें भी रहते हैं समान और अणु में भी समान रहते हैं।
अब डाल्टन जी ने, भैया जॉन डाल्टन जी ने कुछ बोला, उसके अनुसार पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, परंतु आधुनिक आविष्कारों में यह ज्ञात हो चुका है कि परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है परमाणु में क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी मुख्य उसके तत्व होते, उसके जो है मुख्य अणु होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समरूप एवं सदृश होते हैं, किंतु वे दूसरे तत्वों के परमाणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बनी सी बात है भाई, ये चीज तो आपको समझना ही पड़ेगा ना यार, कि एक मोबाइल है आपका, या एक प्लास्टिक है और एक लोहा है, तो दोनों के गुण स्वरूप सब अलग होंगे। ये चीज आप केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रख लो, एक तत्व उसके गुण अलग, दूसरा तत्व यानी कि उसका गुण अलग। थोड़े बहुत मिल सकते हैं लेकिन पूरा हूबहू नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्या होगा कि एक तत्व के परमाणु का भार भी दूसरे तत्व के परमाणु के भार से भिन्न होगा। उदाहरण के लिए फिर वही हाइड्रोजन के सभी परमाणु समरूप एवं सदृश होते हैं और कार्बन के सभी परमाणु समरूप एवं सदृश होते हैं, किंतु हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से पूर्ण भिन्न होते हैं। भैया H2 है, ये C है, दोनों अलग अलग ही होंगे। बनी सी बात है, मैं ब्रजेश हूँ, सामने आप मान लो राहुल हो, राकेश हो, तो हम दोनों हैं ह्यूमन, लेकिन फिर भी हम लोग के गुण अलग होंगे, बहुत सारी चीजें अलग होंगी, है ना। तो ये चीजें जो है आपको ऐसे करके आपको याद रखना है। अब मिश्रण की बात कर लेते हैं, जो मिश्रण हमने पढ़ा था। तो मिश्रण का पृथक्करण, कैसे आप मिश्रण को अलग कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स। तो मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। मिश्रण के पृथक करने की कुछ सामान्य विधियां, तो ये विधि हमको याद रखनी है, 4-5 विधि है जिससे क्वेश्चन उठते हैं। पहला विधि होता है क्रिस्टलन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस विधि में अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण, शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इस विधि से किसको किया जाता है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और शुद्धिकरण किया जाता है, इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को एक उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तथा गर्म अवस्था में ही इस विलयन को फलन यानी कि इसको छान लिया जाता है। छन्ने के पश्चात विलयन को ठंडा किया जाता है और ठंडे होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयक से पृथक हो जाता है, और जो अशुद्धियां हैं वो मात्र द्रव में घुली रह जाती हैं, और इन क्रिस्टलों को छानकर अलग कर लिया जाता है। यानी कि क्या हुआ भाई, एक ऐसे जैसे मान लीजिए वही गंधक था, गंधक को आपने कार्बन डाइसल्फाइड में जो है यहाँ पर मिला दिया, फिर ठंडा किया तो गंधक जो है अपने ठोस अवस्था में आ गया, उससे आपने उसको छान लिया, अशुद्धियां जो है मिली रह गई, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलन मेथड। अब आता है आसवन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आसवन विधि क्या होता है कि द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इससे सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि द्रवों को पृथक किया जाता है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उस मिक्सचर को इससे अलग किया जाता है। अब जैसे देखिए, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है, उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है, जहां से उबलना शुरू। मान लीजिए पानी है और पेट्रोल है, तो मान लो पानी का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और पेट्रोल का क्वथनांक बहुत कम होगा, तो डिफरेंस बहुत दूर का है इसमें। जैसे लोहा और पानी, लोहा मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो पानी 100 पे उबलेगा, बहुत डिफरेंस ज्यादा है। तो अंतर जहां पे बहुत अधिक होगा वहां पर हम आसवन विधि का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है देखिए, आसवन विधि में द्रव को वाष्प में परिणित कर किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है, जहां से ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम वाष्पन तथा दूसरा प्रक्रम संघनन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि वाष्पन तथा संघनन किस प्रक्रिया के दो भाग हैं या दो प्रक्रम हैं, तो ये होता है भैया आसवन मेथड का। ठीक है, अब आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो मेनली देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जो पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं आते, जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गर्म करोगे तो सीधे वाष्प बनेंगे, द्रव नहीं बनेंगे, तो उन पदार्थों को इस मेथड से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भैया उसको जो है पानी या किसी द्रव के साथ उसको आपने गर्म किया, ठोस पदार्थ जो था वो ऑटोमेटिक सीधे वो द्रव होगा ही नहीं, सीधे भाप बन जाएगा, और भाप बनेगा तो उसको आप ठंडा करके वापस जो है उसको पुनः ठोस में बना लोगे। तो ऊर्ध्वपातन ये चीज होता है, समझ में आ गया। अब ऊर्ध्वपातन में देखिए ऐसे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, देखिए ऐसे ठोसों को मिश्रण, देखिए वही चीज बार बार लिखी हुआ है कि ऐसे ठोस मिश्रण को गर्म करते हैं, फिर ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और फिर इसे ठंडा कर लिया जाता है और ठोस पृथक हो जाता है। ठीक, तो वही सिंपल लैंग्वेज मैंने बता दिया, वही आपको याद रखना है, बाकी बुक में आप पढ़ सकते हो। अब जो ये हाईलाइटेड चीज है बहुत ही अच्छी चीज है, देखिए इस विधि के द्वारा कपूर सबसे अच्छा है एग्जाम्पल, लेकिन आजकल कपूर का क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है नेफ्थलीन का, अमोनियम क्लोराइड का, एंथ्रासीन का, बेंजोइक अम्ल का, इन सब चीजों का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातज होता है। ऑप्शन दे देगा आपको नेफ्थलीन,
फिर उसके बाद हाइड्रोजन, लोहा, सोना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? नेफ्थलीन। या इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपाचक नहीं है पूछा जाएगा तो ऑप्शन दे देगा नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रेसीन और एंथ्रासीन, फिर उसके बाद बेंजोइक अम्ल, और फिर एक ऑप्शन दे देगा लोहा। तो इसका आंसर क्या लगाना पड़ेगा? आंसर लगाना पड़ेगा लोहा। तो इस तरीके से जो है तो ये याद होना चाहिए कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, ये सभी जो है पदार्थ होते हैं ऊर्ध्वपातज। ठीक है। अब आता है प्रभाजी आसवन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। आसवन जो हमने पढ़ा था ये थोड़ा उससे अलग है, उल्टा है। उसमें बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए था और प्रभाजी आसवन में अंतर बहुत कम होना चाहिए कि एक 10 डिग्री पे उबल रहा है, दूसरा 10.1 पे उबलेगा, तीसरा 10.5 पे उबलेगा, चौथा 10.6 पे उबलेगा। तो जितना वो कम उसका क्वथनांक होगा उसको, तो इसके द्वारा मेनली जो है आप क्या करते हो, इसमें जो पेट्रोलियम होता है वो इसी मेथड से किया जाता है। भूगर्भ से निकलने वाले खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि इसी विधि से प्रतीक करते हैं कि भाई उसको करा, पेट्रोल मिल गया, फिर डीजल मिलेगा, मिट्टी का तेल मिलेगा, ये सब मिलेगा, और वैसलीन वगैरह सब इसी से बनते हैं। इसीलिए वैसलीन को पेट्रोलियम जेली बोला जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनता है। तो प्रभाजी आसवन में आपको याद रखना है कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इसी मेथड से निकाला जाता है। अब वर्ण लेखन आ गया। अगर वर्ण लेखन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस विधि के तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार पृथक कर लिए जाते हैं। तो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं रहता एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में आपसे प्रभाजी आसवन ही पूछा जाएगा। उसके बाद एक आता है भाप आसवन। अब भाप आसवन में क्या होता है भैया, स्टीम डिस्टिलेशन में, कि भाप आसवन विधि के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में आघुलनशील होते हैं परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं। यानी कि अगर आप उसको पानी में घोलते हो तो वो घुलेगा नहीं, लेकिन अगर उबालोगे तो पानी के साथ वो भाप बन जाएगा। तो ये चीज होता है। तो इस विधि के द्वारा विशेष प्रकार के पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ एसीटोन, मीथेन, मैथिल एल्कोहल, मतलब एल्कोहल, उसके बाद एसिटिल्हाइड, और बस इन्हीं चीज। तो मैथिल अल्कोहल का एक बार क्वेश्चन शायद मैंने देखा हुआ है, मैथिल अल्कोहल। तो मैथिल अल्कोहल का पूछा गया था कि इसको किस विधि के द्वारा आप पृथक कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं भैया भाप आसवन। किसके द्वारा? भाप आसवन के द्वारा इसको कर सकते हो। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है, भाप आसवन। तो ये मेथड हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त होता है। अब इसके आगे जो है हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ और चीज़ों को जानेंगे और सभी चीज़ अच्छे से हम पढ़ेंगे। पूरी लुसेंट को पढ़ेंगे। थोड़े वीडियो देखिए लेंथी भी बनेंगे, छोटे भी वीडियो बनेंगे, और केमिस्ट्री थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि लुसेंट अगर हम पूरी कवर करते हैं तो लगभग 100 से 120 पेज है। तो उनको जो है कवर कराने में कम से कम हमको, अगर इसी तरीके से पीपीटी बनती हैं, बड़ी बड़ी पीपीटीज बनती हैं, तो भी 30 वीडियोस के ऊपर जाने वाला है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जल्द से जल्द जो है हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा कि लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम जो है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे और वीडियोज़ बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।